हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है चिंदी चोर। अगर आपको हिंदी कहानियाँ, मॉरल स्टोरी इन हिंदी या बेड टाइम स्टोरीज पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। एक गांव में संपत और कप्तान नाम के दो चोर रहते थे, जो दूसरे गांव में जाकर चोरियां करते थे, लेकिन अपने गांव में बहुत शरीफ बनकर रहते थे। एक दिन वह घने पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि तभी पालमपुर गांव के हरिया और बंसी उस पेड़ के पास आकर एक दूसरे से बातें करने लगे। हरिया ने बोली, अरे बंसी भैया, सुना है कल मुखिया जी की बेटी की बारात शहर से आ रही है, क्या तुम्हारे पास दावत आई है क्या? बंसी ने बोली, भैया मेरे घर तो आई है, तुम्हारे घर पर आई है क्या? हरिया ने बोली, अरे कल खुद मुखिया जी मेरे घर पर आए थे और मुझे पूरे परिवार सहित दावत कहकर गए। सुना है मुखिया जी अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, कल 21 तरह के पकवान बनेंगे खाने में। बंसी ने बोली, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। हरिया भैया, मेरे तो मुंह में अभी से सोच सोचकर पानी आ रहा है। अरे मैं तो आज शाम से खाना ही नहीं खाऊंगा, ज्यादा भूख लगेगी तो पूरे 21 पकवान ही पेट भर खा लूंगा। हाँ। हरिया ने बोली, अरे बंसी भैया, भावना में बहकर कहीं ज्यादा मत खा लेना वरना पेट खराब हो जाएगा। क्या फायदा, पूरे 21 पकवान के स्वाद के चक्कर में तुम्हें 21 दिन भूखा रहना पड़े। बंसी ने बोली, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हरिया भैया, वैसे कुछ भी कहो, आसपास किसी भी गांव में आज तक ऐसी शादी का इंतजाम नहीं किया गया जैसा कल मुखिया जी अपनी बेटी की शादी का कर रहे हैं। हरिया ने बोली, अरे भाई, लड़का कलेक्टर है, मुखिया जी ने इस शादी के लिए अपनी पूरी 10 बीघा जमीन बेची है और वो सारा पैसा शादी में ही खर्च कर देंगे। बंसी ने बोली, चलो हरिया भैया, अभी से तैयारियों में जुट जाते हैं। हरिया ने बोली, बंसी भैया, मुखिया जी के साफ साफ आदेश हैं कि समारोह में अच्छे और ढंग के कपड़े पहनकर आने हैं, नहीं तो उनकी नाक कट जाएगी, इसीलिए कल हम दोनों को अच्छे कपड़े पहनने हैं। बंसी ने बोली, सही कहा तुमने, मैंने तो पहले से ही शहर से अपने लिए एक कोट पैंट सिलवा लिया था। चलो अब चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर संपत और कप्तान, जो कि पेड़ के पीछे उन दोनों की बातें चुपके चुपके से सुन रहे थे, उनकी आंखों में चमक आ गई। संपत ने बोली, सुना कप्तान, पालमपुर गांव के मुखिया की बेटी की शादी कलेक्टर से हो रही है। कप्तान ने कहा, इस गांव का नाम सुनो सुनो सा लगता है। संपत ने कहा, अरे बेवकूफ, ये वही गांव है जहां पर कुछ महीनों पहले हमने जमींदार की बेटी के दहेज के आभूषण चुराए थे, जो शहर में बहुत महंगे बिके थे। कप्तान ने बोली, याद आ गया, और तुमने उन पैसों में बेईमानी कर ली थी और मुझे मेरे हिस्से से कम पैसे दिए थे। याद आ गया। संपत ने कहा, अबे मेहनत भी तो मैंने सबसे ज्यादा की थी, तूने क्या किया था? सिर्फ बारात में खड़े होकर अंग्रेजी में लोगों से बस हाय हेलो करा था, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। कप्तान ने कहा, गांव की लड़कियों से नैन मटक्का कौन कर रहा था भाई? अगर मैं चेतावनी नहीं देता तो तुम उसी वक्त रंगे हाथों पकड़े जाते और साथ में मैं भी। हाँ। संपत ने बोली, अबे वो सब छोड़, कल उसी गांव के मुखिया की शादी है। कप्तान ने कहा, सही कहा तुमने संपत, इसका मतलब मुखिया ने खूब दान दहेज का प्रबंध भी किया होगा। अरे जाने किस तरह के पकवान खाने में बनवा रहा है, तो बेटी के लिए सोने के आभूषण कितने महंगे महंगे बनवाए होंगे। हमें किसी भी कीमत पर उन आभूषणों को चुराना होगा, समझा? कप्तान ने बोली, लेकिन कैसे, अगर हम दोनों पहचान में आ गए तो? संपत ने कहा, तुमने सुना नहीं, वो दोनों बेवकूफ क्या बोल रहे थे कि शादी में अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर आना है। अबे हम दोनों के पास अच्छे कपड़ों की कोई कमी है क्या बे? बढ़िया सा ब्रांडेड कोट पहनकर चलेंगे, कोई शक नहीं कर पाएगा, समझा क्या? और मौका देखकर मुखिया की बेटी के आभूषण वहां से लेकर चंपत हो जाएंगे। चलो गांव चलकर अभी से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। कप्तान ने कहा, लेकिन हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा संपत भैया, क्योंकि हम दोनों कुछ महीने पहले ही उस गांव में चोरी करके आए हैं। संपत ने बोली, अबे कुछ नहीं होगा, सबसे पहले तो अभी हम दोनों अपने गांव चलते हैं। पूरे 1 महीने से हम दोनों गांव में नहीं गए, सारे गांव वाले समझते हैं कि हम दोनों शहर में कोई बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं।
कप्तान ने बोली, कपड़े तो पहन ले। संपत ने कहा, ये बात तो मैं भूल ही गया। चिंता मत कर कप्तान, हम दोनों ने अब तक ना जाने कितने गांव और शहर में चोरियां की हैं। आज तक हम दोनों पकड़ में नहीं आए। अरे पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, आज तक हम दोनों की थाने में तस्वीर भी नहीं लगी। इतना बोलकर संपत जोर जोर से हंसने लगा। उन दोनों ने अपने बैग में से शहर के कपड़े निकालकर पहन लिए और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अपने गांव पहुंच गए। वो दोनों अपने गांव पहुंचे ही थे कि तभी गांव के दो व्यक्ति घसीटा और बल्ली ने उन दोनों को घेर लिया। घसीटा ने कहा, कैसे हो संपत भैया? संपत ने कहा, मैं तो ठीक हूँ घसीटा, तू बता। अब तो तेरी पत्नी तुझे घसीट घसीट कर नहीं मारती ना? घसीटा ने बोली, तुम भी कमाल करते हो संपत भैया, तुम्हारी मजाक करने की आदत अब तक नहीं गई। संपत ने कहा, क्या करे घसीटा, तुझे देखकर ही मजाक करने का मन है। मुझे लगता है ये तेरी शक्ल ही कुछ ऐसी है यार। घसीटा ने बोली, अरे वो सब छोड़ो संपत भैया, ये बताओ मैंने सुना है कि शहर में मेट्रो रेल बहुत अच्छी बनी है। संपत ने कहा, अरे बेवकूफ, वो मेट्रो रेल नहीं, वो मेट्रो होती है मेट्रो। घसीटा ने कहा, अरे हमारे लिए तो मेट्रो और मेट्रो क्या फर्क है भैया? बल्ली ने बोली, अच्छा संपत भैया, मैंने सुना है मेट्रो रेल में बहुत सुंदर सुंदर कन्याएं भी नृत्य करती है। संपत ने कहा, बल्ली, शहर के लोग थोड़े खुले मिजाज के होते। बल्ली ने बोली, अरे संपत भैया, तभी हमें भी ले चलो ना अपने साथ एक बार शहर, हम भी एक बार अपनी आंखों से मेट्रो रेल का नजारा कर लेंगे और इसी बहाने अमिताभ बच्चन जी का घर भी देख लेंगे। संपत ने बोली, अबे बेवकूफ आदमी, मेट्रो ट्रेन दिल्ली में है और अमिताभ बच्चन का घर मुंबई में है। बल्ली ने बोली, ये क्या बात कर रहे हैं संपत भैया, हम तो पिक्चर में देखे थे कि अमिताभ बच्चन मेट्रो रेल में सवार होकर अपने घर जाते हैं। संपत ने बोली, अरे वो पिक्चर होती है बेवकूफ, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? कप्तान ने कहा, यहाँ से निकल ले नहीं तो ये दोनों उल्टी सीधी बातें करके हमारा दिमाग खराब कर देंगे। संपत ने बोली, ठीक है बल्ली और घसीटा, हम दोनों चलते हैं। अगली बार हम तुम दोनों को अपने साथ शहर जरूर ले जाएंगे, हाँ, और तुम्हें मेट्रो रेल जरूर दिखाएंगे। इतना कहकर संपत और कप्तान वहां से चले गए। कप्तान संपत घर के नजदीक जाकर बोला। उस कप्तान ने बोली, 1 घंटे बाद मैं आपको आपके घर पर बुलवाने आ जाऊंगा, तैयार रहना। संपत ने बोली, क्यों, तू घर के अंदर नहीं आएगा क्या? कप्तान ने कहा, अबे मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो मैं तेरे घर पर आऊंगा? तेरी पत्नी कम सियाड़ी ज्यादा लगती है यार, जैसे ही तेरे घर के अंदर घुसता हूँ सवालों की बौछार शुरू कर देती है। मुझे तो समझ में नहीं आता संपत, तू अपनी पत्नी को झेलता कैसे है? संपत ने कहा, धीरे बोल, कहीं इसने अगर सुन लिया ना तो वो मेरी बैंड बजा देगी। कप्तान हंसते हुए वहां से चला गया। संपत ने जैसे ही अपने घर के अंदर कदम रखा, उसकी बीवी कजरी ने उसे देखकर तराना शुरू कर दिया। कजरी ने बोली, आ गए कलेक्टर साहब, बहुत जल्दी याद आ गई तुम्हें अपनी पत्नी की। सही सही बताओ, 1 महीने कहाँ मुंह काला कर रहे थे तुम? संपत ने कहा, कजरी, मुझे आए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए कि तुमने टट्टा करना शुरू कर दिया। अरे इसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आता। कजरी ने बोली, बताओ तो और क्या करूँ, तुम्हारी आरती करूँ? कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे भी शहर ले चलो, लेकिन नहीं, मुझे ले जाने के नाम पर तुम्हारी नानी मर जाती है। संपत ने कहा, अरे उन्हें तो मरे हुए सालों हो गए। कजरी ने बोली, मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के साथ अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलूंगी। गांव वाले मुझसे तरह तरह के सवाल करते हैं कि तुम्हारे पति शहर में ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं। संपत ने कहा, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि शहर में हमारा कपड़ों का व्यापार है, अच्छा खासा मकान है। कजरी ने बोली, तो उस मकान की फोटो ही दिखा दो पतिदेव, आज तक तुमने तो उसकी एक तस्वीर तक नहीं दिखाई। मुझे तो लगता है तुम जरूर कुछ उल्टा सीधा काम करते हो शहर जाकर। संपत ने कहा, बकवास बंद कर कजरी, कुछ देर बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कजरी ने बोली, अच्छा ये बताओ, शहर से मैंने जो तुमसे चांदी के छल्ले मंगवाए थे वो लाए क्या आप? संपत ने कहा, जाओ देखो, चांदी के छल्ले, चांदी के छल्ले। अरे
पिछली बार ही तो तुझे लाकर दिए थे, वो कहाँ गए? कजरी ने बोली, वो सब मुझे नहीं मालूम, वो मुझसे खो गए, अब मुझे दूसरे चाहिए। संपत ने कहा, मुझे क्या पागल समझ रखा है कजरी, हैं? सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहती कि जो मैं शहर से तेरे लिए चांदी के छल्ले लाता हूँ तो वो अपने घर वालों को दे आती है। कजरी ने बोली, खबरदार जो अपनी जबान से मेरे घर वालों का नाम लिया। संपत ने कहा, नहीं तो क्या कर लेगी तू? कजरी ने बोली, अभी और इसी वक्त अपने भाइयों को बुलवाकर तुम्हारा मुंह लाल करवा दूंगी। मत भूलो 6 भाई हैं। पिछली बार की मार याद है ना, कैसे उन्होंने तुम्हें मार मार कर तुम्हारा मुंह सुजा दिया था? संपत ने कहा, मेरा दोस्त कप्तान बिल्कुल सही कहता है, पता नहीं मैं तेरे जैसी औरत को कैसे झेल रहा हूँ भाई। कजरी ने बोली, खबरदार जो तुमने उस कलमुहे कर्म जले दोस्त का मेरे सामने नाम लिया। निठल्ला कहीं का, उसकी तो आंखों में ही छिछोरापन छलकता है, छिछोरा कहीं का। संपत ने कहा, बस कर कजरी, अब मेरा और ज्यादा दिमाग खराब मत कर। पति थका हारा आया है, पानी को तो तूने पूछा नहीं, उल्टा भाइयों से पिटवाने की धमकी देने लगी। जाकर मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आ। संपत की बात सुनकर कजरी पैर पटकती हुई वहां से चली गई। थोड़ी ही देर बाद कप्तान संपत को बुलाने आ गया और दोनों पालमपुर गांव चले गए। अगले ही दिन बड़ी चालाकी से संपत और कप्तान शहर से आई बारात में शामिल हो गए। संपत से कप्तान से बोला, संपत ने बोली, बहुत होशियारी से काम लेना और हाँ, ओवर एक्टिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। याद है ना, पिछली बार तेरे ओवर एक्टिंग की वजह से हम दोनों फंसते फंसते बचे थे। कप्तान ने कहा, चिंता मत करो संपत भैया, इस बार ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं करूंगा। इस बार ऐसी एक्टिंग करूंगा कि यहाँ से चोरी करने के बाद हम दोनों सीधे मुंबई जाएंगे। संपत ने कहा, मुंबई में जाकर क्या करेंगे? कप्तान ने कहा, अरे फिर फिल्मों में काम करेंगे और क्या। संपत ने कहा, ये बकवास बंद कर कप्तान और काम पर ध्यान दे। मैं जरा इधर उधर देखकर आता हूँ कि मुखिया ने गहने कहाँ पर रखे होंगे। चल काम पर लग। इतना कहकर संपत वहां से चला गया और कप्तान बारातियों में शामिल होकर बाराती होने की एक्टिंग करने लगा। तभी वहां पर मुखिया बारातियों का हाथ जोड़कर स्वागत करने लगे, मगर जैसे ही मुखिया की नजर कप्तान पर पड़ी, मुखिया कुछ सोचता हुआ बोला। मुखिया ने बोली, आप तो इस गांव के नहीं लगते। कप्तान ने कहा, अरे मैं भला इस गांव का कहां से लगूंगा, मैं तो बाराती हूँ। मुखिया ने कहा, माफ कीजिएगा, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। कप्तान ने बोली, जरूर देखा होगा, मेरी तस्वीरें अखबारों में छपती रहती हैं। मुखिया ने बोला, वैसे क्या व्यापार करते हैं आप? कप्तान ने कहा, मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार है और देश विदेश तक फैला हुआ है। प्रेस वाले, मीडिया वाले मेरी फैक्ट्री के बनाए हुए कपड़ों की तस्वीरें लेने आते रहते हैं और जबरदस्ती मेरे भी पीछे पड़ जाते हैं। मजबूरन मुझे भी एक आध फोटो खींचनी पड़ती है और वो फोटो अखबार में छाप देते हैं। ऐसे ही कोई तस्वीर आपने अखबार में देख ली होगी। कप्तान की बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया। तभी वहां संपत आ गया। संपत को देखते हुए मुखिया बोला। मुखिया ने बोला, क्या आप बाराती हैं? संपत ने कहा, जी मैं भी बाराती में से हूँ। क्या आपको कोई शक है? मुखिया ने बोला, जी मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। संपत ने कहा, आपके गांव में बारातियों से ये सब पूछने का रिवाज है? मैं देख रहा था कि आप मेरे दोस्त से भी कुछ पूछ रहे थे। मुखिया ने बोला, अरे आप तो बुरा मान गए, आपका दोस्त मुझे बता रहा था कि इनकी तस्वीर अखबारों में छपती रहती है। मुखिया की बात सुनकर संपत कप्तान को घूरने लगा। संपत ने कहा, हाँ, हम दोनों का बहुत बड़ा पार्टनरशिप में कपड़ों का काम है। इतना कहकर संपत कप्तान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। संपत ने कहा, यार क्या जरूरत थी इतनी लंबी लंबी डींगे हाँकने की? कप्तान ने बोला, संपत भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि हम दोनों को वापस चलना चाहिए। मुखिया ने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ उसने मेरी तरफ आकर ही मुझसे सवाल किया। मुझे लग रहा है कि मुखिया हम दोनों को पहचान तो नहीं गया। संपत ने कहा, अबे दोनों यहाँ पर बारातियों में शामिल होकर खाना खाने के लिए नहीं आए हैं, चोरी करने के लिए आए हैं। मैंने पता लगा लिया कि मुखिया ने गहने कहाँ पर हैं। इस वक्त तो वहां पर कोई भी नहीं है, चल मेरे साथ जल्दी से।
संपत और कप्तान लोगों की नजरों से बचते हुए मुखिया के उस कमरे में पहुंच गए जहां पर सोने के आभूषण रखे हुए थे। संपत ने कहा, जल्दी से अपनी जेब से अपनी चोरी वाली अपनी बढ़िया पॉलीथीन निकाल और गहने उसमें रख ले। संपत की बात सुनकर कप्तान सोच में पड़ गया। संपत ने कहा, अरे क्या सोच रहा है तू? इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। ये गहने लाखों रुपए के हैं। कप्तान ने बोला, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है संपत भाई। लाखों के आभूषण ऐसे ही रखे हुए हैं। दरवाजा भी खुला हुआ है। पूरा घर लोगों से खचाखच भरा हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। संपत ने कहा, अबे बेवकूफ, गड़बड़ है तेरे दिमाग में। ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते। जल्दी से पॉलीथीन निकाल। कप्तान ने अपनी जेब में से एक पॉलीथीन निकाल ली और देखते ही देखते मुखिया के सारे गहने उसमें भर लिए और नजर बचाकर सीधे मोटरसाइकिल पर बैठकर वह दोनों फरार हो गए। कप्तान ने कहा, मोटरसाइकिल शहर की जगह अपने गांव की तरफ क्यों ले जा रहे हो? अबे रात का समय है। पहले हम लोग अपने गांव चलेंगे और सुबह ही शहर की तरफ निकल लेंगे। अभी अगर हम लोग शहर की तरफ जाएंगे तो हमें ढूंढने के लिए वो मुखिया पुलिस को जरूर शहर की ओर ही भेजेगा, समझा? कुछ ही देर में संपत अपने घर पहुंच गया। कप्तान ने बोला, मैं आज तुम्हारे घर पर ही सोऊंगा। संपत ने कहा, अबे तुझे तो अपनी भाभी से बड़ा डर लगता है। कप्तान ने बोला, मैं सब जानता हूँ। जब तक मैं सुबह आऊंगा तब तक आधे गहने तुम पार कर लोगे। अब मैं भरोसा नहीं कर सकता। इसका आधा आधा होगा। संपत ने कहा, अबे जब चोरी कर रहे थे तब तू बड़ा दयावान बन रहा था और जब चोरी करने में कामयाब हो गए तो अचानक तुझे तेरा हिस्सा याद आ गया। सबे तू कभी नहीं सुधरेगा। चल ठीक है आ चल। संपत की पत्नी कजरी जाग रही थी। संपत और कप्तान को देखते ही बोली। कजरी ने बोली, आ गए तुम तो कह रहे थे कि तुम कुछ दिनों बाद आओगे और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? संपत ने कहा, कितनी बार कहा है कि ज्यादा सवाल मत किया कर। हम दोनों सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। संपत ने इतना कहा ही था कि तभी पूरे गांव में पुलिस के सायरन की आवाज गूंज उठी। पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर संपत और कप्तान दोनों बुरी तरीके से घबरा गए। कजरी ने बोली, अरे पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर तुम दोनों के चेहरे पर पसीना क्यों आ रहा है? तुम दोनों क्यों घबरा रहे हो? कजरी ने इतना बोला ही था कि तभी कुछ पुलिस वाले संपत के घर के अंदर घुस गए। उन पुलिस वालों के साथ झोलपुर गांव का मुखिया भी था, जो संपत और कप्तान को गुस्से से देख रहा था। मुखिया ने इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहा। मुखिया ने बोला, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। देखिए इनके हाथ में जो पॉलीथीन है उसी में गहने हैं। इंस्पेक्टर ने बोला, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है मुखिया जी। हमें तो इन दोनों की लोकेशन आधे घंटे पहले ही मिल गई थी। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने संपत के हाथ से पॉलीथीन छीन ली और हथकड़ियां लगा दी। कजरी ने बोली, ये सब क्या है? इंस्पेक्टर ने बोला, लगता है तुम्हें अपने पति के कारनामों के बारे में नहीं मालूम। कजरी ने बोली, मेरे पति बहुत बड़े व्यापारी हैं, शहर में कपड़ों का व्यापार करते हैं। इंस्पेक्टर ने बोला, ये कोई कपड़ों का व्यापार नहीं करता बल्कि ये और इसका साथी दोनों मिलकर चोरी करते हैं। इतना कहकर मुखिया संपत और कप्तान की ओर देखकर बोला। मुखिया ने बोला, तुम दोनों सोच रहे होंगे कि आखिर मुझे कैसे पता लगा कि तुम दोनों यहाँ पर छुपे हो। चाहता तो मैं तुम्हें उसी वक्त पकड़वा सकता था जिस वक्त तुम मेरी बेटी के गहने चुरा रहे थे। अरे हम तो तुम्हारा कल से ही गांव में आने का इंतजार कर रहे थे, समझे बेटा? पिछली बार तुमने जो जमींदार के घर पर चोरी की थी ना, हम तब से ही तुम लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे। हमें यकीन था कि तुम मेरी बेटी की शादी में जरूर रहे होंगे। इसीलिए हमने गांव में आसपास सभी जगह ये खबर फैला दी थी कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर रहा हूँ। मुझे पता था कि तुम मेरी बेटी के गहने जरूर चुराने आओगे। इसलिए मैंने पहले से ही इंस्पेक्टर की मदद से गहनों में जीपीएस ट्रांसमीटर लगवा दिया था। तुमने जैसे ही गहने चुराए हमें पता लग गया, लेकिन हम सब देखना चाहते थे कि आखिर तुम दोनों हो कौन और रहते कहाँ हो। संपत ने बोला, हमें माफ कर दीजिए, हम आइंदा कभी चोरी नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर ने बोला, वो तुम ऐसे ही नहीं करोगे क्योंकि जेल में तुम कोई चोरी कर ही नहीं पाओगे। इंस्पेक्टर ने संपत और कप्तान को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया।
अगले दिन संपत और कप्तान की सारी हकीकत सारे गांव में पता चल गई कि वे दोनों शहर में बिजनेस नहीं बल्कि चोरियां किया करते थे। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।